बच्चों हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे बेटा। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों, साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सभी बच्चे बात को समझे और पॉइंट को देखें, है ना। तो क्या है साल्ट हाइड्रोलिसिस? तो रिएक्शन विथ वाटर, है ना, रिएक्शन विथ वाटर। तो साल्ट अगर बच्चों वाटर से रिएक्शन करे तो हम उसे बोलेंगे कि वो साल्ट हाइड्रोलिसिस है। जैसे हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग, तो अलग अलग हम बातें यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे पहले चलो हम लोग जो है साल्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस को समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम साल्ट की बात करें मोटे तौर पर, तो ये साल्ट की बात है और उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस की बात कर लेंगे। सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि एसिड और बेस मिलकर के साल्ट और वाटर बनता है। तो एसिड प्लस बेस, है ना, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, है ना। तो ये चीज़ बनता है। मान लीजिए हमने जो है क्या ले लिया, एसिड ले लिया और प्लस बेस मिला दिया, तो एसिड प्लस बेस इस दोनों के मिलने से क्या बनता है, साल्ट और वाटर। तो यहां से ये बनेगा साल्ट और वाटर, है ना। यहां से ये बन जाएगा साल्ट और प्लस वाटर प्लस H2O। और बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है कि एसिड भी दो टाइप का और बेस भी दो टाइप का। तो ये एसिड भी दो टाइप का और बेस भी दो टाइप का, एसिड भी दो टाइप का और बेस भी दो टाइप का, है ना। तो एसिड दो टाइप का मतलब बीक एसिड। चलो हम इसको लिखेंगे बीक एसिड, बीक एसिड और बीक बेस, है ना, बीक बेस हो, बीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। यहाँ हमें लिखना है बीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, मिस्टेक गलती से लिख उठा। तो बीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस जो है वो क्या है, बीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है। साल्ट में इसको हम लोग WA लिख लें, साल्ट में हम इसको क्या लिख लें, WA लिख लें बीक एसिड, और इसको साल्ट में हम लोग SA लिख लें स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और यहां से बीक बेस, ये बीक बेस है, बीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, बीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं साल्ट में WB, और इसको लिख लेते हैं हम लोग साल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस SB, ठीक है। तो साल्ट और H2O और बीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो बच्चों ये साल्ट जो है इसके हिसाब से चार टाइप का बनेगा। अगर हम इसकी बात कर ले यहाँ से, तो ये साल्ट जो है वो 4 टाइप का बन जाएगा। ये साल्ट जो है वो कितने टाइप का बन जाएगा, 4 टाइप का बन जाएगा। ये नंबर A, B और C और D, ठीक है बच्चों। तो ये 4 टाइप का साल्ट बन जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं इन छोटी छोटी बातों को। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। चलो पहली चीज ले लिया गया, यहाँ से पहली चीज कंसीडर कर लिया गया
स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, तो ये क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहां से क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये साल्ट जो बनेगा हम इसको बोल देते हैं वेरी स्ट्रांग साल्ट, है ना। यहाँ हम इसको क्या बोल देंगे, वेरी स्ट्रांग साल्ट, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए तो, जैसे एग्जाम्पल, मोटा मोटा एग्जाम्पल मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्ट्रांग एसिड का, तो वो हो गया HCl, और प्लस स्ट्रांग बेस का वो हो गया NaOH, तो यहाँ से ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O पानी। दूसरा जो है देख लो, H2SO4 है, H2SO4 प्लस ट्वाइस NaOH, ये सब स्ट्रांग ही है, तो Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, यहां से हम लोग ले लेते हैं स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड और वीक बेस। यहां से हमने ले लिया स्ट्रांग एसिड और वीक बेस। ठीक है बच्चों, स्ट्रांग एसिड ले लिया और प्लस वीक बेस ले लिया, तो यहां भी बनेगा साल्ट और वाटर, साल्ट प्लस वाटर यहां भी बनेगा। अब स्ट्रांग एसिड मीन्स चलो HCl, है ना, स्ट्रांग एसिड में चलो ले लिया HCl ले लिया, और वीक बेस में ले लिया हम लोगों ने NH4OH, तो ये बना लेगा NH4Cl, NH4Cl प्लस H2O, NH4Cl प्लस H2O। अच्छा, यहां से जो है क्या मामला आगे बढ़ेगा, स्ट्रांग बेस और वीक एसिड। चलो यहाँ एसिड लिख रहे हैं तो एसिड ही लिखते हैं, वीक एसिड हमने ले लिया वीक एसिड और प्लस स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस। यहां भी क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, साल्ट प्लस वाटर यहां भी बनेगा, और यहां से क्या मामला निकल करके सामने आएगा, साल्ट प्लस वाटर। तो वीक एसिड में क्या होगा, CH3COOH, और स्ट्रांग बेस में NaOH हो गया, और ये बना लेगा आपका CH3COONA, CH3COONA प्लस यहां से क्या बनेगा, H2O बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है चीज आप समझिए, यहाँ से हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं। चलो हमने यहाँ पर डी बना दिया, यहाँ से ले लेंगे हम लोग रिएक्शन, तो यहाँ हमने ले लिया डी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप समझिए इस बात को, तो यहाँ ले लिया हम लोगों ने वीक एसिड ले लिया, वीक बेस ले लिया, स्ट्रांग बेस था, यहाँ भी ले लिया वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो ये क्या बनाएगा, ये भी वही बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। चलो यहाँ जो है तो हम लोग क्या यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे हमने मान लीजिए ले लिया, यू कैन से CH3COOH प्लस, यहाँ से ले लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी आपको फर्स्ट स्टेप में याद हो जाए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सीमित भी लिखना पड़ता है कभी कभी। बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं देने होते हैं कि आपको एक बार में पहले याद हो। तो ये जो है वीक बेस में NH4OH चलो ले लो, NH4OH ले लो, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3COO, ये अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। ठीक है, ये ले लिया गया। अगर हम यहाँ बात कर लें तो हम इसको बोल दें स्ट्रांग साल्ट, हम इसको क्या बोल दें, स्ट्रांग साल्ट। इसको भी हम क्या बोल देंगे,
स्ट्रांग साल्ट, और ये है ना स्ट्रांग साल्ट, है ना, तो वेरी स्ट्रांग साल्ट, स्ट्रांग साल्ट, और वेरी वीक, है ना। चलो इसको स्ट्रांग साल्ट और इन दोनों को वीक साल्ट, स्ट्रांग साल्ट, ठीक है। चलो वीक साल्ट हम यही बोल देते हैं इसको, वीक साल्ट, है ना। ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जैसे अगर हम इसको स्ट्रांग साल्ट बोलते तो इससे जो है हम लोग वीक साल्ट बोलते और इसको वेरी वीक साल्ट बोलते, हम ऐसा बोल सकते थे, है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन है फटाफट। तो यहाँ तो पहले मुझे लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें आपको साफ साफ नज़र आ रही होंगी। तो अब हम बात कर लेंगे हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस की हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर वाटर से रिएक्शन, है ना, ये हाइड्रोलिसिस बनेगा। वाटर से रिएक्शन, है ना, रिएक्शन विथ वाटर। तो चलिए लिखेंगे भी, डिफिनीशन लिखेंगे भी। एक सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वाटर के द्वारा किसी भी चीज को तोड़ना, वाटर के द्वारा किसी भी चीज को तोड़ना हाइड्रोलिसिस है। और टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन विथ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग यहां पर पहले तो मोटे तौर पर ये आपको बता दिया जाए कि ये जो ये वाला ये कैटेगरी है, ये हाइड्रोलिसिस को शो नहीं करेगी, है ना। तो दीज साल्ट्स डू नॉट शो हाइड्रोलिसिस, डू नॉट शो हाइड्रोलिसिस, डू नॉट शो हाइड्रोलिसिस। क्यों हाइड्रोलिसिस ये शो नहीं करते, उसका आंसर लिया जाएगा। और बाकी ये सभी, ये तीनों हाइड्रोलिसिस शो करेंगे, है ना। बाकी ये बी भी शो करेगा, शो हाइड्रोलिसिस, ये भी हाइड्रोलिसिस शो करेगा, ये भी हाइड्रोलिसिस शो करेगा। तो चलिए मोटे तौर पर हम यही क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वाई डू स्ट्रांग साल्ट, वाई डू स्ट्रांग साल्ट नॉट शो हाइड्रोलिसिस। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहां हो गया हमारे पास, वाई डू स्ट्रांग, वाई डू स्ट्रांग साल्ट नॉट शो हाइड्रोलिसिस, वाई डू स्ट्रांग साल्ट नॉट शो हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, वाई डू स्ट्रांग साल्ट्स नॉट शो हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर में हम टेक्निकली ये आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका टेक्निकल आंसर हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रांग साल्ट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है ना। हम ये बोल सकते हैं कि इसका स्ट्रांग साल्ट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तो वीक वाले ही करेंगे, वीक पार्ट ही क्या करेगा, वीक पार्ट ही हाइड्रोलिसिस करेगा, स्ट्रांग पार्ट हाइड्रोलिसिस नहीं शो करेगा। इसमें सब में भी जैसे इसका जो है ये वीक वाला पार्ट ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा, ये वीक वाला यहाँ हाइड्रोलिसिस शो करेगा। क्योंकि ये दोनों वीक हैं तो ये दोनों हाइड्रोलिसिस शो करेंगी, है ना। तो यहां इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए हाइड्रोलिसिस शो ही करे, है ना। जैसे हमने क्या किया,
अब इसको समझ लेने में ज़्यादा अच्छाई है। मान लीजिए समझने का प्रयास करिए, ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास क्या है, वाटर है, और इसमें मान लीजिए हमने NaCl ऐड किया। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें NaCl ऐड किया। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा Na+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो Na+Cl- क्या ये पानी से रिएक्शन करेगा? अब अगर हम लोग विचार करें तो मान लीजिए ये Na है और ये Na अगर H2 Na+HOH है ना, H+OH- Na+, अगर ये रिएक्शन करेगा भी तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। मान लीजिए अगर रिएक्शन, वैसे तो अब ये एजम्पशन है कि मान लीजिए रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करता है, मोटे तौर पर हम मान लेते हैं कि ये भी हाइड्रोलिसिस करता है। तो हम ऐसा क्या शो करें, क्या बताएं आपको कि ये पता चल जाए कि नहीं करता ये, है ना। तो यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे ये Na+ है, तो ये OH से मान लीजिए रिएक्शन किया, तो अगेन ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है ना, वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर ये अगेन वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर से ये टूट जाएगा, इसका मतलब 100% टूट जाएगा। इसका α1 है तो Na++OH- फिर से ये टूट जाएगा। सोचो इस बात को, इसका मतलब इसने इससे रिएक्शन किया ही नहीं। जब ये ऑलरेडी बनना है तो इसका मतलब इसने रिएक्शन किया ही नहीं। वैसे ही Cl वाला भी केस देख सकते हैं आप कि Cl- प्लस HOH और ये प्लस ये माइनस, अगर ये करेगा भी तो माइनस से करेगा, तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, HCl। और यहीं पर बगल में इसके OH- पड़ा रहेगा, इसमें आयन में प्लस OH-। यहाँ तुम देख लो, यहाँ जो है अगर ये रिएक्शन करेगा प्लस H+ यहाँ ऐसे पड़ा रहेगा, लेकिन ये फिर से ये इसका भी अल्फा कितना है, इसका भी α1 ही है, फिर से ये 100% टूट जाएगा। इसका मतलब मोटे तौर पर स्ट्रांग जो इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वो हाइड्रोलिसिस शो ही नहीं करेगा। तो हम इसका टेक्निकल आंसर क्या दे सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है उसका α1 के बराबर है ना, उसका α1 के बराबर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका 1 है, वो 100% डिसोसिएट हो जाता है, इस वजह से वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, है ना। तो चलिए इस चीज को लिख भी दिया जाए कि फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू 1, hence they do not show हाइड्रोलिसिस। देखिए ये लिखने से बेटर ये चित्र जो मैंने बनाया है ये ज्यादा आपको समझाने में मदद करेगा। तो चलिए, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, है ना। साल्ट हाइड्रोलिसिस को अब डिफाइन करने का समय आ गया, तो अब तुरंत इसको डिफाइन कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपने नोट अपना बना लिया होगा। उसके बाद फिर हम तुरंत हेडिंग लेकर के साल्ट हाइड्रोलिसिस को डिफाइन कर देंगे। मिटा दिया जाए, चलो मिटा दिया जाए। तो हम लोग जो है यहाँ से एक पॉइंट में हम रिएक्शन विथ H2O, रिएक्शन ऑफ साल्ट विथ H2O, reaction of salt with H2O is known as salt hydrolysis,
reaction of salt with H2O is known as हाइड्रोलिसिस। मुझे लग रहा है कि अब ये बात मैं यहाँ लिख दूंगा एक पॉइंट में, फिर मैं मिटाऊंगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि रिएक्शन ऑफ साल्ट विथ वाटर वाटर का मतलब आप लिखिए H2O या लिखिए आप HOH। रिएक्शन ऑफ साल्ट विथ वाटर इज नोन एज salt hydrolysis। reaction of salt with water is known as salt hydrolysis। ठीक है, तो ये डिफिनेशन लिख दी गई। रिएक्शन ऑफ साल्ट विथ वाटर इज नोन एज साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब बहुत सारी रिएक्शन हम लोग करें देखेंगे, और जो है बहुत सारी रिएक्शन हम लोग देखेंगे, और रिएक्शन देखने के बाद इसमें बहुत सारी रिएक्शन हम लोग देखेंगे। रिएक्शन देखने के बाद जेई का क्वेश्चन भी करेंगे। जेई का क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है, तो वो भी क्वेश्चन करेंगे। और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हम उसका पीएच चेक करेंगे कि पीएच क्या आएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, पीएच चेक करना है। तो यहां पर हम पहले एक ऐसा साल्ट लेंगे, साल्ट ऑफ पीएच। अब उसमें जो हमारी हेडिंग है साल्ट ऑफ पीएच, है ना। तो यहाँ हेडिंग हमारी हो गई, ये नई हेडिंग हो गई पीएच ऑफ साल्ट। अब यहां पर एक ऐसा साल्ट हम लोगों ने लिया है जो बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से, जो बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से। तो पीएच ऑफ साल्ट, ये साल्ट किससे बना हुआ है, वही 3 टाइप शो करेगा, उसमें एक टाइप ये हम ले रहे हैं। ABCD बोल दिया जाए, चलो ABCD बोल दिया जाए। ABC 4 टाइप का साल्ट बना था, एक तो शो नहीं करेगा, 3 करेगा। जो 3 करेगा उसका पीएच क्या है वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ABCD करके इसको हम मेंशन करते हैं। चलो A हो गया ये, ठीक है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, तो फिर मामला क्या है, साल्ट क्या है। साल्ट में ये बना आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस। ठीक है बच्चों, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से ये साल्ट बना हुआ है। तो इस साल्ट का नेचर क्या होगा, चलो रिएक्शन लिख देते हैं फिर नेचर। तो पहला पॉइंट ये है कि ये साल्ट ऐसे बना होगा, वीक एसिड चलो CH3COOH प्लस स्ट्रांग बेस NaOH, फिर जो है CH3COONA और प्लस H2O। ठीक है, तो ये यही वाला साल्ट है, ये यही वाला साल्ट है। अब चलो काम की बात करते हैं। CH3COOH प्लस NaOH, CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, तो ये मोटी बात है। तो यहां से बच्चों CH3COOH ये साल्ट बना। अब इसका पीएच देखना। अब नेचर तो इसका क्या होगा, एसिडिक ही नेचर इसका बेसिक होगा, क्योंकि जो स्ट्रांग पार्ट होता है वही इसका नेचर होता है। तो इसका हम अगर नेचर लिखना चाहें
नेचर, तो नेचर इसका क्या है, बेसिक होगा। नेचर अगर इसका बेसिक होगा तो इसके लिए जो पीएच आएगा, है ना, नेचर अगर बेसिक होगा तो पीएच ग्रेटर देन 7, तो ये आना चाहिए। जो स्ट्रांग पार्ट रहेगा वही इसका नेचर रहेगा। नेचर स्ट्रांग पार्ट बेस है तो इसका नेचर बेसिक रहेगा, पीएच ग्रेटर देन 7। ये एक पॉइंट हमें समझ में बात आती है। दूसरे पॉइंट में हम लोग यहां से ये समझेंगे, जैसे अगर हमने पानी में क्या मिला दिया, पानी में यहां से मिला दिया हमने CH3COO, तो देखिए इस साल्ट का इस वाटर के साथ रिएक्शन ही क्या है, हाइड्रोलिसिस है। इस साल्ट का इस वाटर के साथ, ये है H2O, तो इस साल्ट का इस वाटर के साथ जो रिएक्शन है वही क्या है, इस साल्ट का इस वाटर के साथ जो रिएक्शन है वही हाइड्रोलिसिस है। अब इसका बीक वाला पार्ट शो करेगा, इसमें दो पार्ट हैं, तो जैसे जब हम इसमें मिलाएंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसमें दो चीजें ऐसे, दो आयंस हमारे सामने आ जाएंगे। पहला आयन क्या आ जाएगा, CH3COO-, और दूसरा आयन आ जाएगा Na+, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये आपको दिख रहा है साफ साफ। हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो आप देख लें, अगर हम इसको पानी में मिलाएं तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी हमारे सामने, ये दो आयन। अब ये वाला स्ट्रांग पार्ट है, ये तो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, ये करेगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे, इस पॉइंट में हम लिखेंगे कि भाई ये जो एसीटेट आयन है CH3COO-, और है ना, यहां पर एक नए टर्म को हम डिफाइन कर देंगे, CH3COO- प्लस HOH, और ये जो है ये हाइड्रोलिसिस बी पार्ट ये शो करेगा, तो ये बनाएगा बीक एसिड CH3, ये क्या बनाएगा CH3COOH और प्लस OH माइनस, है ना, CH3COOH और प्लस OH माइनस। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम, ये हाइड्रोलिसिस है तो हम जो है इसके लिए KH लिख सकते हैं। KH मीन्स जैसे यहाँ के इक्विलिब्रियम हम लोग लिखते थे, तो के इक्विलिब्रियम के ही जैसा यहाँ पर एक चीज यूज किया जाएगा KH, तो हम इसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट वैसे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस इंटू HOH। तो हमें ये पता है कि इसकी जो होती है, हमें पता है कि इसका कंसंट्रेशन 1 होता है, और इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां से ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है ना। तो यहां पर ये जो बेस, सॉरी जो एसिड बना हुआ है ये भी थोड़ा सा ब्रेक होगा, तो एसिड थोड़ा सा ब्रेक होगा तो फिर ये CH3COOH ये थोड़ा सा ब्रेक होगा, क्योंकि इसका अल्फा बहुत कम है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, हमें यहां से मिल जाएगा यू कैन से Ka, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड,
तो यहाँ से हम के ए लिख लेंगे, तो के ए की वैल्यू हो जाएगी CH3COO माइनस इंटू एच प्लस CH3COOH। ठीक है, के ए हो गया यहां से। तो अगर हम लोग यहां से क्या निकालें, यहां से ये चीज समझा जा सकता है। यहां से हम लोग के एच इंटू के ए, है ना, इसे हम बोल दें इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल दें इक्वेशन नंबर 2। यहां से के एच इंटू के ए निकाल सकते हैं, है ना। तो ये के एच इंटू के ए, तो जैसे अगर हम इस वाले पार्ट को उठा करके इसके बगल में रख करके मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस वाले पार्ट को इसके बगल में रख दिया जाए, लिख दिया जाए, बेटर होगा। चलिए लिख दिया जाए। वैसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, मुझे लग रहा है बच्चे समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये के ए इंटू के एच जो निकलने वाला है, तो वो निकलेगा एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, तो ये हो जाएगा आपका के डब्ल्यू। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपान के ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहां से अगर हम एच प्लस को कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपल सी बात है, यहाँ से एच प्लस को कैलकुलेट किया जा सकता है, यहाँ से ओ एच माइनस को कैलकुलेट करके बाद में हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इस वाली रिएक्शन को हम फिर से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस वाली रिएक्शन को हम यहाँ फिर से लिखेंगे और ये वाला पोर्शन हम मिटा देते हैं सब। चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो अगर हम पूरे सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम पूरे सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, और हाइड्रोलिसिस को देखने के लिए, हाइड्रोलिसिस को भी समझने के लिए हम लोग जो है उस ऊपर वाली रिएक्शन को फिर से लिखेंगे। यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे एक टर्म होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वैसे ही यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी होगा। तो यहाँ से हम इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एक पॉइंट हम इसके बीच में डिफाइन करेंगे, फिर ये एक डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात हम करें, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड मोल, है ना, पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। नंबर यहां हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड मोल पर मोल, नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड मोल पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। जैसे डी अल्फा की नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड मोल पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो यहां से क्या होगा, यहां से आप इस बात को समझ, इलेक्ट्रोलाइट में यहां साल्ट ही है वही, है ना। तो is known as degree of hydrolysis, is known as degree of hydrolysis, degree of hydrolysis।
number of hydrolyzed mole per mole of electrolyte is known as degree of hydrolysis। जैसे यहां पर होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को डिफाइन हम लोगों ने कैसे किया था, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल पर मोल, है ना। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से, इसको एच से, इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। इस रिएक्शन को हम फिर लिखेंगे CH3COO माइनस, सिंपल सी बात है, यहां से POH निकलेगा क्योंकि इसका नेचर बेसिक है, प्लस HOH, मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो CH3COOH और प्लस COOH प्लस OH माइनस। हम इसका स्टार्टिंग में एट स्टार्टिंग T इज इक्वल टू 0 पर हम इसका कंसंट्रेशन क्या मान ली, C मान ली। इसका कंसंट्रेशन HOH का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, तो इसका कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए उसको इसकी बात डिस्कस करना भी यूजलेस है। तो अगर इक्विलिब्रियम जब आएगा T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से C माइनस CH, यहाँ से ये CH, यहाँ से ये CH, और अगर हम KH कैलकुलेट करें यहाँ से, तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH इंटू CH अपान C माइनस CH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C स्क्वायर H स्क्वायर अपान C विद इन ब्रैकेट 1 माइनस H। अब यहाँ हमें क्या मानना होगा कि 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, तो यहाँ से ये C इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो C बचेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा H स्क्वायर C इज इक्वल टू KH, और फर्दर हमें क्या मिल जाएगा कि H इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, अंडर रूट KH अपान C। यहां से KH अपान C। ठीक है बच्चों, तो अगर हम मोटी बात यहां से कर दें, अब OH का कंसंट्रेशन क्या है, यहां से आप इस चीज को देखें, OH के कंसंट्रेशन को ही लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो यहां से हम लिख सकते, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या है, CH है ना। तो देखिए ये इक्वेशन H की वैल्यू ये है, देखिए H की वैल्यू ये है, H की जगह पर हम इसको रख देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू अंडर रूट KH अपान C, अंडर रूट KH अपान C, KH अपान C। ठीक है, C अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। इसका मतलब कि यहां से हमें एक चीज बहुत साफ साफ मिल रही है कि OH माइनस कंसंट्रेशन की वैल्यू, C अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये आप देख लें, ये अंडर रूट में जाएगा तो ये KH मल्टीप्लाइड C स्क्वायर अपान C, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा इसका, तो इसके अंडर में क्या बचेगा, KH इंटू C, अंडर रूट KH इंटू C। ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे क्या, इक्वेशन नंबर, चलो 4 बोल देते हैं। तो इक्वेशन KH की वैल्यू यहां से उठा करके उसमें रख देंगे, तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कामा बी गेट, हम क्या पाते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, तो KH की जगह हम रख देंगे,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, फिर ये हो जाएगा KW मल्टीप्लाइड C, KH की जगह पर रख दिया KA। ठीक है बच्चों, माइनस log लगा दें तो ये लिख सकते हैं हम लोग माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 विद इन ब्रेकेट क्या हो जाएगा KW इंटू C अपान KA पावर 1/2। ठीक है, 1/2 आगे आ जाएगा, यहां से 1/, यही है हमारे पास क्या POH है, तो ये निकल आया हमारे पास POH। और ये अगर हम log वाला प्रोसेस हम कई बार कर चुके हैं, उम्मीद है अब आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो 1/2 आगे आ जाएगा 1/2 विद इन ब्रेकेट, तो यहां से ये माइनस के साथ अंदर जाएगा माइनस log बेस 10 KW। ठीक है बच्चों, और फिर प्लस है ना, प्लस log बेस 10 C, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log बेस 10 KA, है ना। तो ये चीज मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो एक माइनस इसके आगे हो जाएगा, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं POH इक्वल टू 1/2, इसको ब्रैकेट में इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं PKW, log C को हम उस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, प्लस अगर मैं यहां प्लस साइन है, यहां पर अगर मैं log C को मैंने यहां लिख लिया प्लस log बेस 10 C, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। मैं इस चीज को समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं इस प्लस की जगह पर यहां पर माइनस लगा दूं और इसके ब्रैकेट में लगा दूं माइनस log बेस 10 KA। ठीक है बच्चों, तो ये चीज देख लीजिए, ये प्लस की जगह पर ये 2 बार माइनस मैंने लगा दिया, ये प्लस वाला यहां लेकर के चले आए, ये माइनस को ये फार्मूले के अंतर्गत जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा PKA। तो यहां से POH जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 विद इन ब्रैकेट PKW माइनस PKA प्लस log बेस 10 C, है ना। अब यहां से अगर हमें pH निकालना है तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। तो इस फार्मूले का यूज करके, जो कि हम जानते ही हैं पहले से, इसका नेचर बेसिक होगा क्योंकि स्ट्रांग पार्ट इसका क्या है बेसिक है, तो ये फार्मूला, अब इसके 2 फार्मूले बच्चों हम और क्वेश्चन ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये pH का फार्मूला आप यहाँ से POH निकल जाएगा, यहाँ से pH निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम लोगों ने जो है ये डिस्कशन किया आपके साथ, राइट। तो एक फार्मूला pH का क्या फार्मूला है ये डेवलप किया गया एक ऐसे साल्ट के लिए जो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से बना हुआ है। इस वजह से उसका नेचर क्या होगा, इस वजह से उसका नेचर जो है वो बेसिक होगा, राइट।